35% रिटर्न्स सुनने में काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, है ना? लेकिन सोचो, अगर कोई इंडेक्स आपको इतने हाई रिटर्न्स दे रहा हो तो क्या उसके पीछे रिस्क भी उतना ही हाई होगा? आज जिस इंडेक्स के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट रिस्की इंडेक्स माना जाता है। कोई गारंटी नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं, लेकिन हाँ, एक चीज है, या तो ये इंडेक्स आपको स्काई हाई रिटर्न्स देगा या फिर आपका पोर्टफोलियो ही हिला कर रख देगा। इस इंडेक्स का नाम है निफ्टी माइक्रोकैप 250 इंडेक्स। आज इस वीडियो में मैं इसका पूरा डीएनए एक्सपोज करने वाली हूँ। ये इंडेक्स बनता कैसे है, रिटर्न्स कैसे हैं इसके, कब ये स्मॉल कैप्स को पीछे छोड़ देता है, कब ये इन्वेस्टर्स को 40 to 50% तक का लॉस दे सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। वीडियो के एंड तक आपके ये सभी डाउट्स पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं द मोस्ट रिस्की बट मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडेक्स, माइक्रोकैप इंडेक्स का डिटेल्ड एनालिसिस। सबसे पहले बात आती है कि माइक्रोकैप इंडेक्स होता क्या है। तो बिल्कुल इजी तरीके से समझाती हूँ। मान लो एक क्लास में 1000 बच्चे हैं। इन 1000 बच्चों को उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। जो टॉप के 100 बच्चे हैं, जिनको सब जानते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस स्टेबल रहती है, उन्हें लार्ज कैप्स बोलते हैं। इसके बाद के जो नेक्स्ट 150 स्टूडेंट्स हैं, जिनकी पोटेंशियल हाई है बट वो थोड़ा अप डाउन रहते हैं, उन्हें मिड कैप्स बोलते हैं। इससे अगले जो 250 स्टूडेंट्स हैं, वो ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस कभी तो एकदम टॉप पे चली जाती है और कभी बिल्कुल ही फिसड्डी हो जाती है। ये स्मॉल कैप्स हैं। और लास्ट में अब जो स्टूडेंट्स बच गए वो ऐसे हैं जिन्होंने अभी स्कूल में एडमिशन ही लिया है। इन्हें कोई नहीं जानता, ना इनकी परफॉर्मेंस प्रूव हुई है और इनका कोई बहुत ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। अब हो सकता है इनमें से कुछ बच्चे बहुत ब्रिलियंट निकल जाएं और कुछ फेल हो जाएं, तो इन्हें हम माइक्रो कैप्स बोलते हैं। तो बेसिकली माइक्रो कैप सबसे छोटी कंपनीज होती हैं और माइक्रो कैप 250 इंडेक्स इन्हीं छोटी कंपनीज का रिपोर्ट कार्ड है। अब एनएससी और बीएससी पर 5500 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। तो सवाल ये उठता है कि माइक्रोकैप 250 इंडेक्स में जिन 250 कंपनीज में हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है, उन्हें सिलेक्ट कैसे किया जाता है इतनी सारी कंपनीज में से। तो देखो, इन 250 कंपनीज को पिछले 6 महीने के डेटा को देखकर सिलेक्ट किया जाता है। पिछले 6 महीने में सभी कंपनीज के टर्नओवर और मार्केट कैप को देखा जाता है और इन दोनों के बेसिस पर सारी कंपनीज को रैंकिंग दी जाती है। फिर रैंकिंग के हिसाब से जो टॉप 1000 कंपनीज होती हैं, उनको पहले शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। अब इन 1000 में से जो कंपनीज निफ्टी 500 का पार्ट है, उन्हें साइड में कर दिया जाता है, क्योंकि माइक्रोकैप इंडेक्स सिर्फ छोटी कंपनीज के लिए ही होता है। अब जो बची हुई कंपनीज हैं, उनमें से एवरेज टोटल मार्केट कैप, लिक्विडिटी एंड डेली एवरेज टर्नओवर के बेसिस पर टॉप 250 कंपनीज को सिलेक्ट किया जाता है और हमारा पैसा इन्हीं कंपनीज में लगता है। तो ये था इन 250 कंपनीज का सिलेक्शन प्रोसेस। अब चलते हैं रिटर्न्स की तरफ और सबसे पहले इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखते हैं। ट्रेलिंग रिटर्न्स को मैंने स्मॉल कैप 250 और मिड कैप 150 के रिटर्न्स के साथ भी कंपेयर किया है। वैसे मिड कैप 150 के साथ इसे कंपेयर करना उतना लॉजिकल तो नहीं है, बट फिर भी एक ब्रॉडर मार्केट पर्सपेक्टिव देने के लिए मैंने इसे भी इंक्लूड कर लिया। तो लास्ट 1 ईयर में अगर देखें तो माइक्रो कैप इंडेक्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, -7.56% के। स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के भी रिटर्न्स नेगेटिव ही हैं, -5.02%, जबकि मिड कैप के रिटर्न्स पॉजिटिव हैं, 7.74%। पिछले 1 साल में आप सबको पता है कि मार्केट बहुत अनस्टेबल रही है और अनस्टेबल मार्केट में माइक्रो कैप्स की परफॉर्मेंस काफी खराब रहती है। इसके बाद अगर 3 साल का डेटा देखें तो यहाँ गेम बदल रहा है। माइक्रो कैप ने 27% के रिटर्न्स दिए हैं, स्मॉल कैप ने 20% और मिड कैप्स ने 23.52%। फिर इसके बाद पिछले 5 साल के रिटर्न्स में माइक्रो कैप ने 35%, स्मॉल और मिड कैप ने 25% के रिटर्न्स दिए हैं। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, माइक्रो कैप्स की परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेटर होती जा रही है। फिर 10 साल के टाइम पीरियड में देखिए तो यहाँ भी माइक्रो कैप के ही रिटर्न सबसे ज्यादा रहे हैं, 20.63%, जबकि स्मॉल कैप के 14.49% है और मिड कैप के 17.65%। इसके बाद अगर हम इन तीनों के सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स और देखें तो माइक्रो कैप और मिड कैप में जबरदस्त टक्कर है। दोनों ने ऑलमोस्ट सेम रिटर्न्स दिए हैं, बस माइक्रो कैप 0.07 पॉइंट से आगे है। अच्छा, कुछ लोगों को ये पूरा डेटा देखने के बाद एक कंफ्यूजन रहती है कि माइक्रो कैप इंडेक्स तो 2021 में ही लॉन्च हुआ है, तो आपने इसके पिछले 10-15 सालों के रिटर्न्स कैसे निकाल दिए। कुछ लोग तो गालियां भी देते हैं कि आप तो गलत बता रहे हो, तो ऐसा नहीं है। मैं इस कंफ्यूजन को क्लियर कर देती हूँ।
देखो, हर इंडेक्स की ना दो डेट्स होती हैं। एक लॉन्च डेट होती है, मतलब कि जिस दिन इंडेक्स पब्लिक हुआ, और एक बेस डेट होती है, मतलब कि वो दिन जिस दिन से इंडेक्स का हिस्टोरिकल डेटा कैलकुलेट किया जाता है। तो भले ही इंडेक्स 2021 में लॉन्च हुआ हो, लेकिन एनएससी हमें इसका पुराना डेटा भी देती है ताकि हम इसकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकें और ये डिसाइड कर पाए कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अब इसके बाद चलते हैं ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स पे, मतलब कि हर कैलेंडर ईयर में इंडेक्स की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो इसके लिए मैंने इसका पिछले 10 सालों का डेटा लिया है, 2015 से लेकर 2025 तक का, और इस पूरे डेटा को देखने के बाद 4 पावरफुल पैटर्न्स निकल कर आए हैं जो माइक्रो कैप्स के असली नेचर को दिखा रहे हैं। पहला है, पिछले 10 सालों में 7 बार माइक्रो कैप्स ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, जो दिखाता है कि लॉन्ग टर्म में माइक्रो कैप्स में आउट परफॉर्मेंस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। दूसरा है कि जब भी मार्केट में रैली आती है तो माइक्रो कैप्स सबसे तेजी से भागते हैं, जैसे कि 2020, 2021, 2023 और 2024। इन सभी रैलीज में माइक्रो कैप्स ने स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स दोनों को कंफर्टेबली बीट किया है। तीसरा, जब भी माइक्रो कैप्स आउट परफॉर्म करते हैं तो छोटा मोटा गैप नहीं होता, बल्कि मैसिव मार्जिन से दूसरे इंडिसेस को बीट करते हैं। जैसे कि 2015 में माइक्रो कैप्स ने लगभग 14% से स्मॉल कैप को बीट किया है, फिर 2017 में 18% से, 2020 में करीब 11% से, 2021 में लगभग 15% से, 2023 में फिर से 18% से और 2024 में 9% से। तो गैप काफी ज्यादा रहता है रिटर्न्स में। और चौथा पैटर्न हमें ये क्लियरली बता रहा है कि इसमें शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा हाई है। जैसे कि 2018 और 2019 लगातार दोनों सालों में इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, और वो भी 24 और 27% के। मतलब अगर किसी ने इसमें 2018 में पैसा लगाया होता ये सोचकर कि 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा, तो उसका 50% पैसा डूब गया होता। तो जब भी इन्वेस्ट करो, ऑलवेज गो फॉर लॉन्ग टर्म। भले ही कम करो इन्वेस्ट, बट करो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ही, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसकी कंपाउंडिंग पावर कमाल की है। अब एक बार इसके रोलिंग रिटर्न्स का एनालिसिस और देख लेते हैं, ताकि रिटर्न्स कंसिस्टेंसी के ऊपर भी क्लैरिटी मिल जाए। यहाँ मैंने इस टेबल में इस इंडेक्स के रोलिंग रिटर्न्स का डेटा लिया है, जिसके लिए मैंने इस इंडेक्स के लास्ट 10 इयर्स के रिटर्न्स को 3 इयर्स एंड 5 इयर्स के साइकिल में डेली बेसिस पर रोल किया है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने इस इंडेक्स में पिछले 10 सालों में कभी भी 3 साल या 5 साल के टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया होता, तो उसके रिटर्न्स कैसे रहते। सबसे पहले 3 इयर्स के साइकिल के रिटर्न्स देखें तो एवरेज रिटर्न्स 26.52% रहे हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम रिटर्न्स 101.98% एंड 15.09% रहे हैं। देखो, मैक्सिमम एंड मिनिमम रिटर्न्स में इतना ज्यादा गैप होने का सीधा सा मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म में इस इंडेक्स में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होती हैं, और इसी वजह से पिछले 10 सालों में लगभग 9.28% ऑफ द टाइम्स इस इंडेक्स के रिटर्न्स नेगेटिव भी रहे हैं, एंड पॉजिटिव रिटर्न्स सिर्फ 90.72% ऑफ द टाइम्स ही मिले हैं। इसके अलावा अराउंड 55.47% ऑफ द टाइम्स इसके रिटर्न्स 15% से ऊपर के रहे हैं। अब देखो, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये इंडेक्स ना वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर हम इसके 5 इयर्स की साइकिल के रोलिंग रिटर्न्स देखें तो क्लियरली मैक्सिमम एंड मिनिमम रिटर्न्स का गैप कम हुआ है, एंड नेगेटिव रिटर्न्स मिलने की परसेंटेज भी। जैसे कि यहाँ पर 5 साल के टाइम पीरियड में सिर्फ 4.50% ऑफ द टाइम्स इसके रिटर्न्स नेगेटिव रहे हैं, जबकि 3 साल के टाइम पीरियड में ये परसेंटेज ज्यादा थी, 9.28% थी। तो सिंपल सी बात है, हाई रिस्क इंडेक्स है, और अगर आपको इस रिस्क को मैनेज करना है तो इस इंडेक्स को टाइम देना होगा। कम से कम 8 से 10 साल के टाइम पीरियड के लिए तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, ताकि रिटर्न्स कंसिस्टेंसी बेटर रहे और नेगेटिव रिटर्न्स मिलने के चांसेस कम हो। अब बात करते हैं माइक्रो कैप इंडेक्स के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, ड्रॉ डाउन रिटर्न्स। अच्छे रिटर्न्स देखकर तो सबको मजा आता है, पर असली पिक्चर तब समझ आती है जब मार्केट गिरती है। उस गिरती हुई मार्केट में इंडेक्स कैसे बिहेव करता है ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिस्क वही से समझ आता है। तो इसे जानने के लिए मैंने पिछले जो 5 डाउनफॉल्स मार्केट में आए हैं उन सब का डेटा निकाला है, और अब देखते हैं कि इन पिछले 5 फेजेस में मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप ने कैसे रिएक्ट किया। सबसे पहले अगर 2015 के फॉल की बात करूं, जब मार्केट करीब 1 साल तक डाउन ट्रेंड में थी, तब मिड कैप इंडेक्स करीब 15% से गिरा था, स्मॉल कैप 19% से और माइक्रो कैप सिर्फ 10% से। सरप्राइजिंगली इस पीरियड में माइक्रो कैप काफी स्टेबल रहे इन दोनों इंडेक्स के कंपैरिजन में। इसके बाद जो 2018 का फॉल आया था उसमें मिड कैप 17% से गिरा, स्मॉल कैप 20% से और माइक्रो कैप 19% से। अभी तक इन दोनों डाउन ट्रेंड्स में माइक्रो कैप स्मॉल कैप्स के कंपैरिजन में कम गिरा है।
फिर आया 2020 का कोविड क्रैश और यहाँ माइक्रो कैप सबसे ज्यादा गिरे, करीब 44% से, जबकि स्मॉल कैप 42% से और मिड कैप 37% से गिरे। इसका मतलब जब मार्केट में थोड़ा पैनिक होता है, लिक्विडिटी कम हो जाती है और एग्जिट करने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, तब माइक्रो कैप ज्यादा गिरते हैं। इसके बाद 2022 की सिचुएशन आई जब इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई पर थी, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ और एफआईआईज की सेलिंग ने मार्केट को गिराया। और अब रिसेंट 2024-25 के फॉल की बात करें, जो मेजरली सितंबर 2024 से मार्च 2025 तक रहा, उसके बाद मार्केट थोड़ी साइडवेज रही। तो इस 6 महीने में मिड कैप्स करीब 14% से गिरे, स्मॉल कैप्स 18% से और माइक्रो कैप्स 19.5% से। यहाँ माइक्रो कैप थोड़ा ज्यादा गिरे। तो ओवरऑल इस एनालिसिस से ये निकल कर आया कि माइक्रो कैप्स का बिहेवियर मिक्स्ड सा है। 3 गिरावट में माइक्रो कैप्स स्मॉल कैप से कम गिरे हैं और जब भी मार्केट में पैनिक सेलिंग हुई तो माइक्रो कैप्स सबसे ज्यादा गिरे। यानी कि नॉर्मल करेक्शंस में तो माइक्रो कैप्स मैनेज कर लेते हैं, लेकिन एक्सट्रीम इवेंट्स में इनका ड्रॉ डाउन स्मॉल कैप से भी ज्यादा होता है। इसलिए माइक्रो कैप्स में हाई रिटर्न्स तो हैं, लेकिन हाई वॉलेटिलिटी को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब रिटर्न्स तो हम देख चुके हैं, पर माइक्रो कैप्स को समझने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिस्क एनालिसिस। माइक्रो कैप्स में 2-3 तरह के रिस्क होते हैं, जो मैं अभी आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी। देखो, पहला है अर्निंग्स रिस्क। माइक्रो कैप कंपनीज का साइज काफी छोटा होता है। अगर इनका कोई एक बड़ा क्लाइंट चला जाए या कोई प्रोजेक्ट डिले हो जाए या फिर किसी एक क्वार्टर में लॉस हो जाए तो कंपनी के नंबर्स हिल जाते हैं और इसी वजह से इनका पी रेशियो कभी तो बहुत हाई दिखता है और कभी लो हो जाता है। जैसे ग्रीव्स कॉटन एक माइक्रो कैप कंपनी है। अगर मैं आपको इसका इस साल का पी रेशियो का पैटर्न दिखाऊं तो आप यहाँ पर देखो, फरवरी में इसका पी रेशियो 600 टच कर गया था और अभी फिलहाल 40 के करीब है। इतना वेरिएशन सिर्फ 10 महीनों में। अगर इसकी अर्निंग्स भी देखें तो 2023 में 70 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 2024 में 367 करोड़ का लॉस हुआ, 2025 में 6 करोड़ का लॉस और अभी फिर से प्रॉफिट। तो ऐसी छोटी कंपनीज में अर्निंग्स स्टेबल ना होने की वजह से पी रेशियो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। दूसरा रिस्क है लिक्विडिटी का, मतलब कि बायर्स कम और सेलर्स ज्यादा। माइक्रो कैप स्टॉक्स में बायर्स बहुत कम होते हैं, तो जब मार्केट गिरने लगती है तो लोग सेल करने को भागते हैं, लेकिन उस टाइम बायर्स नहीं मिलते, जिसकी वजह से लोअर प्राइस पर शेयर बेचना पड़ता है। यही रीजन है कि कोविड जैसी पैनिक सिचुएशंस में माइक्रो कैप्स सबसे ज्यादा गिरते हैं। और तीसरा रिस्क है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। देखो, थोड़ा ध्यान से समझना। क्या होता है कि छोटी कंपनीज में प्रमोटर का कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है। कंपनी लिटरली उनके ही डिसीजंस पर चलती है, तो कई बार कंपनी के कैश फ्लोस क्लियर नहीं होते, अकाउंट्स ट्रांसपेरेंट नहीं होते या मैनेजमेंट में सडन चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स लार्ज कैप्स और मिड कैप्स में इतनी कॉमन नहीं होती, क्योंकि वहां पर कंप्लायंस स्ट्रॉन्ग होती है, पर माइक्रो कैप्स में सिस्टम इतना मैच्योर नहीं होता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे छोटी प्राइवेट कंपनी में जो ओनर होता है वही एचआर होता है, वही ऑडिटर होता है, वही अकाउंटेंट भी होता है और वही बॉस भी होता है। अगर ओनर ईमानदारी से काम करे तो कंपनी ग्रो करेगी, पर अगर ओनर ही बेईमान है या कुछ चीजें इंटेंशनली हाइड कर रहा है तो इन्वेस्टर्स को कभी पता ही नहीं चलता कि अंदर क्या चल रहा है। और जब सच्चाई सामने आती है तो माइक्रो कैप स्टॉक धीरे धीरे नहीं गिरता, बल्कि सीधा 30 से 40% तक गिर जाता है, क्योंकि स्टॉक में लिक्विडिटी कम होती है, पैनिक में खरीदने वाले ज्यादा मिलते नहीं और प्राइस कोलैप्स हो जाता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस माइक्रो कैप्स में एक साइलेंट रिस्क है जो दिखता नहीं है, पर सबसे ज्यादा डैमेज यही करता है। अब वैल्यूएशन की बात करते हैं कि माइक्रो कैप इंडेक्स अभी महंगा है या सस्ता। अगर हम इसका करंट पीई देखें तो ये लगभग 27.7 है, जो इस इंडेक्स के 5 ईयर एंड 10 ईयर मीडियन पीई यानी कि 28.9 के ऑलमोस्ट इक्वल है। इस सिंपल से कंपैरिजन से आज ये बात क्लियर हो जाती है कि आज के दिन माइक्रो कैप्स ना तो ओवर वैल्यूड है और ना ही अंडर वैल्यूड, बल्कि फेयरली वैल्यूड लग रहे हैं। वैल्यूएशंस को और अच्छे से समझने के लिए मैंने एक और प्रैक्टिकल टेस्ट किया है। अर्निंग्स ग्रोथ और प्राइस ग्रोथ को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके देखा है। देखो, जनवरी 2023 में माइक्रो कैप इंडेक्स का ईपीएस 384 था, जो नवंबर 2025 तक बढ़ के 819 हो गया। मतलब ये ऑलमोस्ट 45% सीएजीआर से ग्रो हुआ, जबकि इस ड्यूरेशन में इंडेक्स का जो प्राइस है वो 11,247 से 22,703 तक पहुंचा। मतलब ये 42% सीएजीआर से बढ़ा। यानी कि अर्निंग्स ग्रोथ प्राइस के कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट बढ़ी है, जो वैल्यूएशन के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। इसका मतलब पिछले 3 साल में माइक्रो कैप इंडेक्स के प्राइस में जो रैली आई है वो अर्निंग्स के साथ जस्टिफाइड है। तो ओवरऑल इन दोनों इंडिकेटर्स को मिलाकर देखें तो वैल्यूएशन अभी बैलेंस्ड और जस्टिफाइड लग रही है, ना महंगी ना सस्ती। अब सवाल आता है कि माइक्रो कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट किसको करना चाहिए। सबसे पहली बात, माइक्रो कैप्स उन्हीं के लिए है जो लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखते हैं।
यहाँ 2-3 साल की वॉलेटिलिटी भी काफी हाई होती है, जैसे हमने रोलिंग रिटर्न्स में देखा। ड्रॉडाउन स्टीप होते हैं और कभी कभी बैक टू बैक नेगेटिव ईयर्स भी मिलते हैं, जैसे हमने ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स में देखा था। इसलिए अगर आप शॉर्ट टर्म में स्टेबल रिटर्न्स चाहते हो तो माइक्रो कैप आपके लिए नहीं है। दूसरी बात, माइक्रो कैप्स उन्हीं के लिए हैं जिनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी लार्ज कैप और मिड कैप फंड्स का बेस बना हुआ है और जो अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा पार्ट, जैसे कि अराउंड 10% हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में एलोकेट करना चाहते हैं। तीसरी बात, ये इंडेक्स उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए सही है जिनके पास पेशेंस और डिसिप्लिन हो, क्योंकि माइक्रो कैप्स का पैटर्न सिंपल है। जब चलता है तो सबसे ज्यादा देता है और जब गिरता है तो नेगेटिव रिटर्न्स भी बड़े होते हैं। तो अगर 8-10 साल पेशेंस और डिसिप्लिन से होल्ड कर सकते हो तो ही ये आपके लिए है। अब वीडियो एंड करने से पहले एक और गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं वो ये कि माइक्रो कैप्स के हाई रिटर्न्स देखकर अपने पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और ये सबसे डेंजरस मिस्टेक होती है। देखो, माइक्रो कैप्स का पैटर्न सिंपल है। जब रैली आती है तो ये इंडेक्स सबसे ज्यादा रिटर्न्स देता है, लेकिन जब गिरावट आती है तो यही इंडेक्स सबसे पहले और सबसे तेजी से टूटता भी है। इसलिए माइक्रो कैप्स में 10 से 15% अमाउंट लगाना काफी होता है। ओवर इन्वेस्ट करने का मतलब है अपने पोर्टफोलियो को बेवजह बेवकूफी से रिस्क में डालना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने माइक्रोकैप 250 इंडेक्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और ये भी बताना कि अगली वीडियो में कौन से नए इंडेक्स का एनालिसिस करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।